हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे रासो साहित्य के बारे में। देखिए, इससे पहले हमने जैन साहित्य के बारे में डिस्कस किया, सिद्ध साहित्य के बारे में और नाथ साहित्य के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे रासो साहित्य के बारे में। एक आता है हमारे पास रासो और दूसरा आता है रास। जो रास काव्य है वो हमने पढ़ा था जैन कवियों के उसमें, जैनियों के काव्य में। और आज हम डिस्कस करेंगे रासो साहित्य। तो देखिए, आदिकाल में जो रचित साहित्य है उसमें रासो काव्य ग्रंथों का महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन उल्लेखनीय बात यह है कि आदिकाल में जैन कवियों ने जिस रास काव्य की रचना की है वह वीर रस प्रधान रासो काव्य से बिल्कुल भिन्न है। जो अभी मैंने आपको बात बताई, देखिए जो रास काव्य है हमारा वो किससे भिन्न है, वो बिल्कुल रासो काव्य से बिल्कुल भिन्न है। तो आगे हम थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं कि रासो काव्य हिंदी के आदिकाल में ये रचित ग्रंथ है और इसमें अधिकतर जो है तो वीर गाथाएं हैं। जो रासो साहित्य है हमारा, इसमें अधिकतर क्या है, वीर गाथाएं हैं। और पृथ्वीराज रासो प्रसिद्ध हिंदी रासो काव्य है और रास साहित्य जैन परंपरा से संबंधित है। तो रासो का संबंध अधिकांशतः वीर काव्य से है। जिस तरह से रास साहित्य का संबंध जो है तो जैन परंपरा से है, उसी तरह रासो का संबंध अधिकांशतः वीर काव्य से है। और ये किस में लिखा गया है, तो देखिए डिंगल भाषा में ये लिखा गया है। नेक्स्ट है रासो शब्द की उत्पत्ति रासो काव्य के अंतर्गत आने वाले दोहे से देखी जाती है। तो दोहा यहाँ ये दिया गया है कि रासौ असंभु नवरस सरस छंदु चंदु किय अमीय सम श्रृंगार वीर करुणा विभज भय अद्भुत संत सम। ये जो है तो रासो शब्द की उत्पत्ति रास काव्य के अंतर्गत आने वाले दोहे से ये देखी जाती है। नेक्स्ट है कि जो रास और रासो शब्द की व्युत्पत्ति है उसके संबंध में विद्वानों के क्या विचार हैं। तो देखिए, जैसे रास शब्द है, रास शब्द की उत्पत्ति मानने वाले कौन विद्वान हैं, तो देखिए ये कहते हैं कि जो रासो शब्द है इसकी उत्पत्ति जो है तो रास शब्द से हुई है। और मानने वाले विद्वान कौन हैं, तो देखिए नंद दुलारे वाजपेयी जी का ये मानना है। नेक्स्ट है रासक। तो रासक से हुई है ये मानने वाले विद्वान हैं जैसे चंद्रवली पांडेय, डॉक्टर दशरथ शर्मा, पंडित विश्वनाथ मिश्र, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और यहाँ पर नेक्स्ट है जैसे रसिक। तो रसिक से मानने वाले विद्वान हैं हमारे नरोत्तम स्वामी। नेक्स्ट है हमारे पास राजसूय। तो देखिए, राजसूय से मानने वाले जो हमारे यहाँ पर विद्वान हैं वो हैं गार्सा दत्तांशी। राजयश से मानने वाले हैं डॉक्टर हरप्रसाद शास्त्री। रसायन से मानने वाले विद्वान हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और रहस्य से कविराज श्यामलदास और काशी प्रसाद जायसवाल। इनका मानना है कि जो रासो शब्द की उत्पत्ति है वो रहस्य से हुई है। और यहाँ से जो है तो क्वेश्चन हमेशा बनता ही बनता है। और एक और कोटेशन है यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल जी की। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य का जो विवरण है वो वीर गाथा काल के अंतर्गत दिया है। किसके अंतर्गत, तो देखिए वीर गाथा के अंतर्गत जो है तो ये दिया है रासो साहित्य का विवरण। नेक्स्ट है जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गीत परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ किसे माना है। तो देखिए क्वेश्चन भी बनता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार वीर गीत परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है। तो देखिए, प्राचीनतम ग्रंथ उनके अनुसार है बीसल देव रासो, जो कि नरपति नाहला द्वारा लिखित है। और 1212 इसका समय दिया हुआ है। और ये एकमात्र ऐसी रचना है रासो साहित्य की जो क्या है, श्रृंगारिक है। एकमात्र ऐसी रचना है जो श्रृंगारिक है। और क्वेश्चन भी बनता है कि रासो साहित्य के अंतर्गत एकमात्र रचना कौन सी है जो कि श्रृंगारिक है। श्रृंगार उसका रस है, तो वो है नरपति नाला की बीसल देव रासो। और बाकी जो भी हमारी यहाँ पर आएंगी आगे रचनाएं, वो किस में है, उनका जो रस है वीर रस है, वहाँ पर प्रधान क्या है, वीर रस है। और लेकिन जो एकमात्र रचना है वो है नरपति नाला की बीसल देव रासो। ये एक श्रृंगारिक रचना है और 1212 इसका समय दिया हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ पर रासो साहित्य की प्रमुख विशेषताएं। तो देखिए विशेषताएं क्या हैं। पहली है यहाँ पर रचनाओं में कवियों द्वारा अपने आश्रयदाताओं के शौर्य एवं ऐश्वर्य का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट है यह साहित्य मुख्यतः राव चारण कवियों द्वारा रचा गया। आपको ध्यान रखना है कि चारण कवियों द्वारा जो है तो इसकी रचना की गई है। नेक्स्ट है
इन रचनाओं में ऐतिहासिकता के साथ साथ कवियों द्वारा अपनी कल्पना का समावेश भी किया गया है। अधिकांश रचनाएं संदिग्ध एवं अर्ध प्रमाणिक मानी जाती हैं। और इसके बाद है जैसे इन रचनाओं में युद्ध प्रेम का वर्णन अधिक किया गया है और इन रचनाओं में वीर रस और श्रृंगार रस की प्रधानता है। नेक्स्ट है इन रचनाओं में डिंगल और पिंगल शैली का प्रयोग किया गया है। देखिए डिंगल शैली का प्रयोग और पिंगल शैली का प्रयोग। नेक्स्ट है इसमें विविध प्रकार की भाषाओं एवं अनेक प्रकार के छंदों का इसमें प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर प्रमुख रासो ग्रंथ। प्रमुख रासो जो ग्रंथ हैं वो हैं यहाँ पर दिए हुए। देखिए सबसे पहले है यहाँ पर पृथ्वीराज रासो, सेकंड पर है विशल देव रासो नरपति नाला, परमार रासो जगनीक, हमीर रासो सांगथर। नेक्स्ट है खुमान रासो दलपति विजय और विजयपाल रासो नल सिंह भाट, बुद्धि रासो जलहण, मुंज रासो अज्ञात कवि है ये। नेक्स्ट है कलयुग रासो रसिक गोविंद और कायम खां रासो नयामत खां जान कवि। नेक्स्ट है राम रासो समय सुंदर, राणा रासो दयाराम दयाल कवि, रतन रासो कुंभकर्ण और कुमालपा रासो देवप्रभ। ये जो है तो हमारे पास प्रमुख जो रासो ग्रंथ हैं वो यहाँ पर सूची दी गई है। और जो मेन है हमारे जैसे पृथ्वीराज रासो, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। पृथ्वीराज रासो के बारे में आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पर जानकारी दे दूँ। जो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं उन्होंने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य घोषित किया है। हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है वो इन पृथ्वीराज रासो को बताया है। और इसकी रचना के संबंध में पृथ्वीराज चौहान के अभिन्न मित्र एवं दरबारी कवि जो हैं तो चंदवरदाई द्वारा इसकी रचना की गई है। और रासो की प्रमाणिकता के विषय में देखिए यहाँ पर पर्याप्त विवाद रहा है कि कुछ विद्वान जो हैं तो इसको प्रमाणिक रचना मानते हैं, कुछ अप्रमाणिक रचना मानते हैं और कुछ अर्ध प्रमाणिक रचना इसको मानते हैं। 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है, अप्रमाणिक, यहाँ पर प्रमाणिक और एक आएगा अर्ध प्रमाणिक। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं जो प्रमाणिक में आते हैं वो कौन कौन से हैं। वो है यहाँ पर दूसरे वर्ग में, जैसे यहाँ पर आता है कि रासो को एक प्रमाणिक रचना मानते हैं और इसमें जो है तो श्याम सुंदर दास आता है, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या जी इसमें आते हैं और मिश्र बंधु और कर्नल टॉर जो हैं तो इनके नाम यहाँ पर आते हैं। प्रमाणिक में मैंने आपको बताया कि किस किस के नाम आते हैं। तो देखिए डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, मिश्र बंधु और कर्नल टॉड के नाम जो है तो प्रमाणिक इसको मानने वाले विद्वानों की सूची में आते हैं। नेक्स्ट है जैसे अप्रमाणिक रचना मानने वाले विद्वान कौन कौन हैं। तो अप्रमाणिक जो रचना मानते हैं वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सबसे पहले तो आपको ये नाम याद रखना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है तो पृथ्वीराज रासो को एक अप्रमाणिक रचना जो है तो घोषित किया है। अप्रमाणिक रचना रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है तो क्वेश्चन आएगा जैसे रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पृथ्वीराज रासो कैसी ये रचना है, तो अप्रमाणिक ये रचना बताई हुई है। दूसरे नंबर पर आते हैं जैसे कवि राजा श्यामल दास, डॉक्टर बुलर, मुंशी देवी प्रसाद और गौरी शंकर हीराचंद ओझा। ये जो हैं तो अप्रमाणिक रचना इसको मानते हैं। और एक आता है अर्ध प्रमाणिक। तो अर्ध प्रमाणिक मानने वाले जो विद्वान हैं वो हैं हमारे जैसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका नाम भी आपको याद रखना है कि जो अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान हैं वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी और मुनि जिन विजय। ये जो हैं तो इसको अर्ध प्रमाणिक रचना मानते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है तो चंदबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि चंदबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। और मिश्र बंधुओं की एक यहाँ पर मिश्र बंधुओं के द्वारा लिखा गया है कि हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंदबरदाई को ही कहा जाता है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुखसुगी संवाद के रूप में रचित माना है। किस संवाद के रूप में? तो देखिए सुखसुगी संवाद के रूप में। ये क्वेश्चन भी आता है, आपको ध्यान रखना है इसका कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी, उन्होंने पृथ्वीराज रासो को सुखसुगी संवाद के रूप में रचित माना है।
पृथ्वीराज रासो को चंद्रवरदाई के पुत्र जलहण ने पूर्ण किया था। ये क्वेश्चन भी आएगा कि जो पृथ्वीराज रासो है वो किसके द्वारा पूर्ण किया गया ग्रंथ है। तो देखिए इसका जो सही आएगा यहाँ पर वो जलहण, यहाँ पर आंसर सही होगा। इसको इसने जो है तो पूरा किया था। चंद्रवरदाई के ये पुत्र थे, इनके द्वारा पृथ्वीराज रासो को पूर्ण किया गया था। और नेक्स्ट है जैसे पृथ्वीराज रासो में कितने छंदों का प्रयोग किया गया है तो 68 यहाँ पर आ जाएंगे। और चंद्रवरदाई को छपय छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। जो हमारे चंद्रवरदाई जी हैं इनको छपय छंद का विशेषज्ञ माना जाता है, ये आपको ध्यान रखनी है बात। नेक्स्ट है जैसे विसल देव रासो, तो विसल देव रासो के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर जान लेते हैं। देखिए इसके जो राइटर हैं वो हैं नरपति नाला, और 1212 इसका क्या है विक्रम संवत है। और इस ग्रंथ के जो चरित नायक हैं वो हैं विग्रहराज चतुर्थ जो हैं तो इसके ऐतिहासिक व्यक्ति हैं जो चरित नायक हैं। किंतु अन्य रास काव्यों की भांति इसमें भी अनेक ऐतिहासिक भ्रांतियां हैं जो यह प्रमाणित करती हैं कि इस ग्रंथ में तथ्य कम है और कल्पना अधिक है। जो विसल देव रासो की रचना यद्यपि आदिकाल में हुई है तथापि अन्य रासो काव्यों की भांति यह वीर गाथात्मक कृति न होकर एक विरह काव्य है, और जिसका मूल रूप विशेषतः गेय काव्य का था, लेकिन गेय काव्य होने के कारण ही इसका स्वरूप परिवर्तित होता रहा। देखिए जो विसल देव रासो है वो आदिकाल की एक श्रेष्ठ काव्य कृति है। इसे कितने भागों में वर्णित किया गया है तो 4 भागों में इसको विभक्त किया गया है, जिसमें पहला खंड जो है तो अजमेर के राजा विग्रहराज चतुर्थ विसल देव का परमार वंशी राजा भोज की कन्या राजमती से विवाह इसमें दिखाया गया है। और द्वितीय खंड में रानी के व्यंग्य से रुष्ट हो जाता है राजा, और राजा उड़ीसा चले जाने की इसमें कथा है। राजा के उड़ीसा चले जाने की कथा इसमें बताई गई है। और 12 वर्ष तक विसल देव उड़ीसा में रहता है और उसके विरह में रानी राजमती अत्यधिक वेदना का अनुभव करती है। रानी को यह विरह वृतांत जो है तो तृतीय खंड में इसका बताया गया है, और चौथे खंड में इन दोनों के पुनर्मिलन का यहाँ पर वृतांत है। अगर विसल देव रासो की बात करें तो इसमें जो है तो 125 छंद हैं, 125 इसमें छंद हैं, और ये एक प्रेम परक रचना है। और इसमें विरह की प्रधानता है, इसमें क्या है विरह की प्रधानता है। और इसमें रस कौन सा है तो श्रृंगार इसमें रस है। नेक्स्ट रचना है जैसे परमाल रासो, तो देखिए परमाल रासो किसकी रचना है यहाँ पर दिखाया गया है, जगनीक की ये रचना है। परमाल रासो के रचयिता कवि जगनीक हैं, जिसे चंदेल वंशी राजा परमार्दी देव का दरबारी कवि भी माना जाता है। इसमें मेन बात ये है याद रखने लायक कि आल्हा और उदल नामक 2 क्षत्रिय सामंतों की वीरता का इसमें वर्णन किया गया है। आल्हा और उदल की वीरता का इसमें वर्णन किया गया है। आलाखंड नाम से चार्ल्स इलियट ने सर्वप्रथम इसका प्रकाशन करवाया था, और जिसके आधार पर डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने परमाल रासो का पाठ निर्धारण कर उसे नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित भी करवाया था। नेक्स्ट है यहाँ पर जैसे खुमान रासो, तो खुमान रासो जो है तो दलपति विजय की ये रचना है। और इस ग्रंथ का चरित नायक जो है तो मेवाड़ का राजा खुमान द्वितीय है। और अन्य रास काव्यों की भांति भी इसका रचनाकार भी संदिग्ध है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे 9वीं सदी की रचना मानते हैं, तो राजस्थान के वृत्त संग्राहकों ने इसे 17वीं सदी की रचना माना है। और आचार्य शुक्ल का मत ही अधिक समीचीन प्रतीत होता है, क्योंकि इसमें आदिकाल हिंदी का स्वरूप सुरक्षित है। इस ग्रंथ की प्रामाणिक हस्तलिखित प्रति पूना संग्रहालय में जो है तो उपलब्ध है। पूना संग्रहालय में इसकी प्रति जो है तो सुरक्षित है। और इस ग्रंथ की रचना लगभग 5000 छंदों में की गई है, 5000 छंदों में इसकी रचना की गई है। और बाकी मैंने आपको बता दिए, इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है ये। जैसे हमीर रासो जो है तो सांगरधर की कृति है, विजयपाल रासो नल सिंह भाट की, बुद्धि रासो जलहण की है, मुंज रासो अज्ञात कवि की है, कलयुग रासो रसिक गोविंद की है, और कायम खां रासो नियामत खां जान कवि की है, राम रासो जो है तो समय सुंदर, राणा रासो दयाराम, रतन रासो कुंभकर्ण, और कुमारपाल रासो देवप्रभ। तो ये थी हमारी रासो काव्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी।
अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर पहली बार हमारे चैनल को आप विज़िट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको निश्चित ही हमारे चैनल से यहाँ पर अधिक जानकारी प्राप्त होगी, आपके लिए बेनिफिट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।